रेडियस ऑफ गायरेशन यदि इसको मैं एक सिंबल दे दूं कि तो इसको डिफाइन करते हैं, इट इज एन इमेजिनरी डिस्टेंस फ्रॉम द fusion axis of rotation such that moment of inertia about that axis becomes mk square. It is an imaginary distance from the chosen axis of rotation such that moment of inertia about that axis becomes mk square. मतलब यदि एक स्फीयर है और स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के अबाउट देखते हैं 2/5 mk स्क्वायर सॉलिड स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर और ये कितना हो जाए mk स्क्वायर हो जाए। ये जो k ये कहलाएगा पहला समीकरण इस स्फीयर की सेक्शन। फिर से देखिए, यदि ये डिस्क है और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हैं आप mr स्क्वायर बाई 2। और यदि ये mk स्क्वायर हो जाए तो सॉल्व करने पर k कितना आ जाएगा, k आ जाएगा r बाई रूट 2। तो ये k कहलाएगा इस डिस्क का about its geometrical axis। यदि यहाँ डिस्क ऐसे होता और उसको इस एक्सिस के बाद घुमा रहे होते तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हो जाता है mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर 3/2 mr स्क्वायर। और यदि ये mk स्क्वायर से इक्वेट कर देते तो k निकल के चला आता r रूट 3/2। ये हो जाता डिस्क का रेडियस ऑफ gyration अबाउट टेंजेंट which is perpendicular to the plane of the disc। मतलब रेडियस ऑफ gyration किस एक्सिस के अबाउट, टेंजेंट के अबाउट। कौन से टेंजेंट, ऐसा टेंजेंट जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। और सर यदि डिस्क के प्लेन में होता टेंजेंट तो सेंटर के अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट आप जानते हैं mr स्क्वायर बाई 2 डिस्क के लिए। तो डायमीटर के अबाउट कितना हो जाता mr स्क्वायर बाई 4 mr स्क्वायर बाई 4 परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से टेंजेंट के अबाउट कितना हो जाता mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर 5/4 mr स्क्वायर। और उसको किसके इक्वेट कर देते mk स्क्वायर से।
तो के का वैल्यू जो होता वो आ जाता r √5/4। ये रेडियस ऑफ जाइरेशन कहलाता डिस्क का टेंजेंट के अबाउट, जो टेंजेंट कहाँ है उसके प्लेन में मौजूद है। यदि हॉलो स्फीयर होता और उसके टेंजेंट के अबाउट आई टेंजेंट के अबाउट होता, तो टेंजेंट के अबाउट क्या, सेंटर के अबाउट कितना होता 2/3 mr², और पैरेलल एस्ट्रोनॉम प्लस mr², ये हो जाता 5/3 mr²। और रेडियस ऑफ जाइरेशन चाहिए तो ये चाहिए तो m² इक्वेट कर दीजिए। k का वैल्यू आ जाता r √5/3। ये केवल एक ऑब्जेक्ट का ही होगा ऐसा नहीं है, यदि हॉलो स्फीयर है, यदि आप उसके डायमीटर के अबाउट देखना चाहते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr², ये m² के बराबर लिख दो। k का वैल्यू कितना आ गया r √2/3। ये हम देख रहे हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन का वैल्यू हॉलो स्फीयर के लिए। यहाँ तक यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। इसमें कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। यदि ऐसा है ये डिस्क है और यहाँ से गुजर रहा है एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये दोनों डिस्क अटैच है, डिस्क ए डिस्क बी सेम, हर एक तरह से सेम है ये आर एम। और ये इस की पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने सिस्टम का देखा, कितना देखा, तो पहला वाला mr²/2 प्लस mr², डिस्क है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दूसरा वाला देखो mr²/2 प्लस m3r², 3/2 m², 19 mr²/2, 19 1 20 तो 22, 11 mr²। इसको किसके बराबर कर दूं, m² के बराबर कर दूं, k निकल आएगा r√11। तो किसी सिस्टम का किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट यदि देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ एक पॉइंट मिसिंग है। मास जब आप देखेंगे ना, आई निकल के चला आया, तो यहाँ ये m² नहीं लिखेंगे आप, यहाँ क्या लिखते, आई सिस्टम का देख रहे हैं ना, कितना आ गया है 11 mr² इक्वल्स टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू k², 11 mr² प्लस ट्वाइस m² k का वैल्यू हो जाता r√11/2। वो m² से मैंने इक्वेट कर दिया, तो ऐसा नहीं कर सकते थे, सिस्टम का मास लेना था ना हमें, तो सिस्टम का मास तो m और प्लस m 2m हो जाएगा, तो 2m k²। k कहाँ का डिस्टेंस है, तो p पॉइंट से डिस्टेंस है, वहां यदि 2m पॉइंट मास रख देंगे और उसको घुमाएंगे उस p पॉइंट के अबाउट, तो 2m k² उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो k वो इमेजिनरी डिस्टेंस है जहां सिस्टम के मास के बराबर पॉइंट मास रखने पर उस च्यूजन एक्सिस के अबाउट घुमाने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही मिले रहा। अब
तो जो के ऐसा इमेजिनरी डिस्टेंस आएगा उसे सिस्टम का उस चूजन एक्सिस के अबाउट जाएंगे। यहां देखिए, यदि यहां तक आप पहुंच गए, यदि आप यहां तक पहुंच गए तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं? ये रेडियस ऑफ जाइरेशन एक छोटा सा पॉइंट था, वो कंप्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं टेकअप करता हूं वो था पिछले टर्न पे हमने सर इसका क्वेश्चंस में एप्लीकेशन क्या है? आपसे के का वैल्यू पूछेगा, बताइए दिस रिंग का उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होगा? आर है रेडियस, रिंग का ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? एमआर स्क्वायर, एम के स्क्वायर से इक्वेट कर दो, के हो जाएगा आर के बराबर। आपसे पूछेगा रिंग का उसके टेंजेंट जो प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ट्वाइस एम आर स्क्वायर। उसको किससे इक्वेट कर दो? एम के स्क्वायर से। तो के कितना आ जाएगा? r√2। और यदि आपको के दे दिया गया, मास पता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिख देंगे? एम के स्क्वायर। इसका यूज ये है, यदि किसी ने आपको के दे दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे? एम के स्क्वायर सीधे लिख देंगे। तो वैल्यू आपसे के का वैल्यू दे देगा, तो मोमेंट ना हो। जिन लोगों के समझ में आया वो हैंड राइज कर दे प्लीज, जल्दी जल्दी। हमारे साथ सौमिल, भव्या, शिवेंद्र, कृतिका, सोमकेत, रिधिमा, वेदांत, आदित्य, कार्तिक, पलक, अंश, दिव्यांशु, कुशल, क्या एक बार और समझाऊं? कुशल, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए, ये हम प्योर रोलिंग की बात करते हैं, एक पॉइंट क्या है? एफ होता है स्टैटिक। और ऐसा कब होता है? when point of contact is at rest with respect to the contact surface of contact is at respect to the contact surface. तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, ये और आपसे पूछा जा रहा है ओमेगा नॉट, ये जिस प्लेटफॉर्म पे है, ले है 3 नॉट से find value of omega naught so that the disk shown
is do pure rolling. ओमेगा नॉट का वैल्यू बताना है जिससे कि ये डिस्क प्योर रोलिंग कर रहा हो। उसे कैसे डिसाइड करेंगे? प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन गया है आपके दिमाग में, वो ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे होना चाहिए। बड़ा लफड़ा है। आपके दिमाग में तो सीधे सीधे रिजल्ट क्या आता है कि सर प्योर रोलिंग है ना, तो V नॉट इक्वल्स टू ओमेगा नॉट आर। और यदि इसको याद करके बैठेंगे, जो कि इंडिया के 99.99% स्टूडेंट याद कर लेते हैं, तो 99.99% क्वेश्चन तो सही बनेगा, लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन यदि आपको सही करना है तो ऊपर जो लिखा हुआ है आइडिया डब्बे में, वो आपको फॉलो करना होगा। सर डब्बा नहीं दिख रहा, ब्लैक कलर में अभी घेर देता हूँ, दिखेगा। तो सर उस डब्बे में क्या लिखा है? तो प्योर रोलिंग के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो रोलिंग हो किसका रहा है? डिस्क का। तो डिस्क के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रेस्ट पे होना, इसका मीनिंग क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी, डिस्क का वेलोसिटी कितना है? तो ये V नॉट और दूसरा ओमेगा नॉट आर। बहुत बढ़िया सो। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी कितना है? 3V नॉट। और हम रेस्ट देख रहे हैं, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is at rest with respect to the contact surface. Point of contact is at rest with respect to यहाँ देखिए, point of contact is at rest with respect to the contact surface. अब यदि ये रेस्ट पे हो तो कॉन्टैक्ट सरफेस रेस्ट पे होना, तो जितना स्पीड ओमेगा नॉट आर प्लस V नॉट है, उतना ही ये 3V नॉट होगा। ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा? 2V नॉट बाय आर। V इक्वल्स टू ओमेगा आर वाला जो कहानी था, ये 2V नॉट इक्वल्स टू ओमेगा आर वैल्यू आ गया। वो कैसे हमने देखा? जो डिस्क का कांटेक्ट पॉइंट है उसका दो वेलोसिटी होगा, एक ट्रांसलेशन के कारण सेंटर ऑफ मास वाला वेलोसिटी V नॉट, और एक रोटेशन के कारण ओमेगा आर, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो नेट वैल्यू होगा उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में V नॉट प्लस ओमेगा नॉट आर। अपोजिट होता तो V नॉट माइनस ओमेगा नॉट आर। और नीचे वाले सरफेस का जो वही कांटेक्ट वाला पॉइंट है, उसका वेलोसिटी है, प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी 3V नॉट, प्लैंक का वेलोसिटी 3V नॉट। दोनों के वेलोसिटी एक जैसे होंगे तो कांटेक्ट पॉइंट रेस्ट पे कहलाएगा, क्योंकि डिस्क का उस कांटेक्ट पॉइंट का जो वेलोसिटी है वही कांटेक्ट सरफेस के उस पॉइंट का है। सोचो, यदि ये ओमेगा नॉट ऐसे नहीं होकर ऐसे होता, ओमेगा नॉट, तो रिलेशन क्या आता? ओमेगा कैसे दिखने, ओमेगा नॉट आर कैसे दिखता, किधर दिखता? ओमेगा नॉट आर इधर दिखता। अब
अब वैल्यू जीरो करना है आपको, तो जीरो करना है, कैसे करोगे आप? तो कांटेक्ट वाले पॉइंट का, डिस्क के कांटेक्ट वाले पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो V नॉट माइनस ओमेगा नॉट आर, और वो किसके बराबर हो जाना चाहिए? 3V नॉट के बराबर हो जाना चाहिए। करके नॉट आ गए, मतलब यदि आप है और नॉट डायरेक्शन ना हो, नॉट बाय आर। यदि आपसे रेक्टेंगुलर वैल्यू पूछ देता दिखा, ये रिंग है, ये V नॉट से ऐसे जा रहा है, और ये ओमेगा नॉट से ऐसे दिख रहा है, रेडियस R, और ये वैल्यू है V नॉट बाई 2 प्लैंक का। आपको बताना है ये डिस्क प्योर रोलिंग में है या रिंग, आपको बताना है ओमेगा नॉट कितना होगा। तो इसे देखने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही काम, पॉइंट डिस्क का पॉइंट लीजिए, सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है इसलिए V नॉट आगे, बहुत बढ़िया। ये वाला जो पॉइंट है उसका वेलोसिटी कितना, V बाई 2 पॉइंट है, और पॉइंट कॉन्टैक्ट, point of contact is at rest with respect to contact. अब इसका मतलब हो गया, जो वेलोसिटी होगा डिस्क का कांटेक्ट वाले पॉइंट का, और जो वेलोसिटी होगा प्लैंक का, वो सेम कर दो, ये हो जाएगा ओमेगा नॉट V नॉट बाई 2R। बहुत बढ़िया मैं साहब, कोई खास क्या तुम्हारा भी क्लास चल रहा है? मैं कर रहा हूँ यूट्यूब पे, मैं जितना छोटा हूँ मैं आ जाऊंगा। यहाँ पे V नॉट बाई 2R आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। जिन लोगों के ये समझ में आ गया वो हैंड राइज करो। ये दूसरा पॉइंट आज का। अंश, कार्तिक, कृतिका, आप लोगों को क्या एक बार और समझना है? कार्तिक समझ में आ गया, अंश, कृतिका समझ में आ गया, अंश समझ में आ गया। आज का जो नेक्स्ट पॉइंट मैं ले रहा हूं, जनरल प्लेन मोशन। तो जनरल प्लेन मोशन की कहानी क्या है? जनरल प्लेन मोशन की कहानी क्या है? इट इज
assumed to be superposition of translation of center of mass and rotation about center of mass. तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे जनरल प्लेन मोशन वाले का? ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हाफ mvcm स्क्वायर, मास किसका? सिस्टम का, प्लस हाफ आई किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ओमेगा स्क्वायर। मतलब सेंटर ऑफ मास को पॉइंट मास मान लो तो ट्रांसलेशन देखो हाफ mvcm स्क्वायर, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन देखो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लोगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। अब सोचो और सोच करके मुझे बताओ कि यदि मैं बात करता हूं एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन देखो, उसका एंगुलर मोमेंटम पता करो, r क्रॉस p, जिस किसी भी पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम चाहिए, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम देखो i ओमेगा, और इन दोनों का वेक्टर सम कर दो। सर ये वेक्टर सम बोल के आप टेंशन दे रहे हो? हाँ टेंशन वाली बात है। सर पहले r क्रॉस p तो बता दो एक बार। अच्छा मुझे ये बताओ, यदि आपको एक घूमता हुआ और आगे बढ़ता हुआ मतलब रोलिंग डिस्क दिख जाए, तो ओरिजिन के अबाउट उसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो पहले डिस्क को ढूंढो, उसके सेंटर को देखो। तो सेंटर ऑफ मास यदि है m और उसका वेलोसिटी आपको दिख रहा है तो vcm, तो ये उसका लीनियर मोशन हो गया। और आप यदि O से बैठ के देखते, O से बैठ के देखते तो ये उसके लिए हो जाता RCM, और R क्रॉस P यही है वेक्टर P। तो R क्रॉस P हम कैलकुलेट करते तो वो एंगुलर मोमेंटम आता। और R क्रॉस कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि O पे बैठ के गर्दन को देखो कैसे घुमाना पड़ रहा है, तो R क्रॉस P का ये वैल्यू आ जाता RCM प्लस PCM, RCM क्रॉस PCM का। और वैल्यू कैसे लिखते हैं? लीनियर मोमेंटम इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये m, अब यहाँ जितना डिस्टेंस है r वो तो शॉर्टेस्ट, तो यहाँ हो गया डायरेक्ट आपको सबको ऐसा तो मैंने। और दूसरा आप सेंटर के अबाउट कैसे घूमते देख रहे हैं, सेंटर ऐसे देख रहे हैं, तो के अबाउट कैसा दिख रहा है? ओमेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट यदि ये डिस्क आई कितना होता है r²/2 इंटू ओमेगा, और डायरेक्शन कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज। यदि वो टोटल ओमेगा ये तो कैसे लिए? अच्छा ये यहाँ हमने रोलिंग और
नहीं कहा जाता। अब आप एंगुलर मोमेंटम करना चाहते हो तो दो टुकड़े किए मैंने इसके। पहले मैंने इस सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन, और उसके लिए मैंने तरफ मास का ट्रांसलेशन लिखा, उसके लिए मैंने आर क्रॉस पी सोचना था मुझे। तो किसका सेंटर ऑफ मास, ये कितना m इंटू वी इंटू आर, और डायरेक्शन आगे क्लॉकवाइज। तो दूसरा हमने इसको घूम प्योर रोलिंग के लिए v इक्वल्स टू ओमेगा r वाला, ओमेगा इक्वल्स टू v बाय r। यहाँ से आ गया mv/2, ये क्लॉक। अब तो दो हमें ये दो ले हैं, इन्हें चेक करो क्या करना है। आप ऐड कर, हमें ये मिला ये है L अबाउट O हो जाएगा RCM प्लस PCM प्लस ICM इंटू, ये आया L अबाउट O MVR प्लस MR स्क्वायर 2VR by 2 3/2 MV, और डायरेक्शन क्लॉकवाइज। ये एंगुलर मोमेंटम लिखने का सीख तो खुश। ट्राई करके देखते हैं। यदि ये रिंग होता और प्योर रोलिंग में होता, यदि आप O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखते RCM क्रॉस PCM प्लस ICM इंटू ओमेगा, ये y ये x, L अबाउट O क्या हो जाता mv इंटू शॉर्टेज डिस्टेंस r प्लस MR स्क्वायर इंटू v बाई r, दोनों क्लॉकवाइज हो जाते ट्वाइस MVR। यदि ये सॉलिड स्फीयर होता, प्योर रोलिंग हो रहा होता। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। ओके सर। यदि ये प्योर रोलिंग हो रहा होता और सेंटर ऑफ मास के वर्टिकल प्लेन में O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हम लिखते RCM क्रॉस PCM प्लस ICM ओमेगा, ये हो गया MV इंटू R प्लस 2/5 MR स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास से जो डायमीटर के अबाउट ये घूमना देख रहे हैं, ओमेगा के बदले V बाय R प्योर रोलिंग, ये हो जाता 7/5 MVR। सर मुझे तो डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, आप क्लॉकवाइज कैसे बोलते हो? अच्छा देखना, ये घूम जो रहा है तो घड़ी के जैसे आई ओमेगा क्लॉकवाइज तो दिखेगा। अब लफड़ा कहाँ फंसेगा
जहां ट्रांसलेशन फील कर रहे हो आप, ये किधर जा रहा है, MV ट्रांसलेशन, और शॉर्टेज डिस्टेंस कितना, R। तो आप यदि इनको मल्टीप्लाई करते हो तो ओके अबाउट ये कितना हो जाता है, P इंटू R, MV इंटू R। ये आई ओमेगा क्लॉकवाइज, और MVR भी कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा MVR प्लस आई ओमेगा। इसमें यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। इसमें यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे। ये क्लॉकवाइज फील करना बहुत जरूरी है सर, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करवा दो। यहाँ देखो, यदि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा होता m मास का v स्पीड से, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे देखते, ये जो h आता परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो ओरिजिन से इस स्ट्रेट लाइन पे, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता। स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आपको मैथमेटिक्स में सीखना होता है। और यदि ये पता सीख गए, आप लिखना सीख गए, तो याद करिए, यदि ये ऐसा होता ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये 0 0 होता, तो h का वैल्यू कैसे लिखते, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाता है c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर को लिखने का तरीका है, 0 0 पॉइंट से ax प्लस by प्लस c पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। और जब ये आ जाए तो गर्दन कैसे घुमाना पड़ेगा इसको देखने के लिए, पहले ऐसे आप देखोगे, ब्लॉक यहाँ आ जाएगा, ऐसे देखोगे, ब्लॉक यहाँ चला जाएगा, ऐसे देखोगे, तो गर्दन को कैसे घुमा रहे हो, क्लॉकवाइज। तो mv इंटू h क्लॉकवाइज हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो इसको आप वेक्टर वेक्टर खेल के याद रखोगे तो बेवकूफ हो। अपनी गर्दन घुमा के देख लो, वैसे ही दिख जाता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड द प्लेन माइनस के कैप, यदि ये y और x एक्सिस कहते हो तो, और यदि एंटी क्लॉकवाइज होता तो आउटवर्ड द प्लेन प्लस के कैप। तो आपको L अबाउट O बिना वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के ऐसे आप लिख सकते हैं, और डायरेक्शन आंखों से दिख जाता है, वेक्टर वेक्टर खेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा होता, ओरिजिन के अबाउट ढूंढ रहे हैं और ब्लॉक ऐसे जा रहा होता, तो सोचो ना, ब्लॉक यदि ऐसे जा रहा होता तो गर्दन कैसे घुमाते हो पे बैठे बैठे, पहले आप फोटोग्राफ इधर देख के खींचते, फिर इधर देखते, फिर इधर देखते, फिर इधर देखते, गर्दन कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एमवी, और ये d डिस्टेंस है हमारा, एमवी इनटू d एंटी क्लॉकवाइज। ये ट्रांसलेशन का r क्रॉस p वाले का आइडिया दे रहे हैं। r क्रॉस p आप देखते हो, सेंटर ऑफ मास को ध्यान में रख के उस समय ओमेगा के चक्कर में मत उलझना, और जब आई ओमेगा लिखते हो फिर r क्रॉस p के चक्कर में मत उलझना, दोनों के अलग देखो, करो, एक ही मैग्नीट्यूड ऐड करो, जिन लोगों को डायरेक्शन देखना समझ में आया केवल वो है मासा, आदित्य, कृतिका, दिव्यांशु, केतव, अंश, सोम, सौमिल, पलक, कुशल, कार्तिक, रिद्धिमा, शिवेंद्र और वेदांत। बताएं क्या परेशानी, वेदांत समझ में आ गया, रिद्धिमा समझ में आ गया, शिवेंद्र, बालक कुछ बोलो।
तो अब ध्यान से देखिए, ये एक रफ सरफेस है और यहां पर आपने क्या किया, एक डिस्क को स्लाइड कर दिया, ओनली स्लाइडिंग। तो ओनली स्लाइडिंग का मतलब हुआ हर एक जगह का वेलोसिटी केवल ये है, मतलब ओनली ट्रांसलेशन। अब यदि केवल ट्रांसलेशन है तो जो v होगा वो हर एक पॉइंट का सेम, तो पक्का हो गया कि काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा इस डिस्क पे। और काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं, म्यू एम जी। और इसके कारण ये रिटार्डेड मोशन हो जाएगा। तो इसको यदि मैं u कह लूं तो बेहतर है। और यदि ये रिटार्डेड मोशन हो जाएगा तो मुझे ये बताइए, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी, और ये फ्रिक्शन क्या करने वाला है उस पर गौर करिए। फ्रिक्शन इसको घुमाने के लिए टॉर्क दे देगा, जिसके कारण इसके पास ओमेगा आ जाएगा और ये u बदल जाएगा v में। मान लो ये टाइम 0 है और ये टाइम t है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि ट्रांसलेशन के बारे में सोच सकते हैं, v इक्वल्स टू u माइनस एफ के बाई एम इंटू टी। चिल्लाओ, पूछो सर ए टी लिखते थे, ये एफ के बाई एम कब से हो गया? अरे यार क्या पता म्यू नहीं दिया गया हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन है दिख रहा है, मास से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। अच्छा सोचो, ऐसा हो सकता है ना कि ये जो है डिस्क का v और ओमेगा आर बराबर हो जाए तो हम क्या लिख देंगे कि प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, और जैसे ही ये स्टार्ट होगा तो एफ काइनेटिक खत्म हो जाएगा, एफ हो जाएगा एफ, और उसकी नीड नहीं है तो 0। क्यों? क्योंकि स्टैटिक 0 म्यू एन तक कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ कोई और नीड नहीं है, तो फ्रिक्शन गायब हो जाएगा काइनेटिक जैसे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे आया। तो जब हम एक डिस्क को थ्रो कर देते हैं रफ सरफेस पे तो आगे चल के प्योर रोलिंग करने लगता है, और प्योर रोलिंग में ये कंडीशन निकल करके चला आता है v ओमेगा आर और v बराबर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट, तो फ्रिक्शन स्टैटिक हो जाएगा, यहाँ उसकी नीड नहीं है तो 0 हो जाएगा। अभी फिलहाल ये ट्रांसलेशन का एक इक्वेशन देखा आपने, और आप तो बड़े अच्छे बच्चे हो, रोटेशन थोड़े ना भूला है आपने। ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, 0 कैसे सोचा भाई? शुरू में जब ओमेगा है ही नहीं, ओनली ट्रांसलेशन, तो ओमेगा नॉट तो 0 लेना ही पड़ेगा ना, ये 0। और अल्फा कहां से आएगा? टॉ बाई आई। टॉ कहां से आएगा? एफ के इंटू आर बाई आई। आई कितना? डिस्क है, एम आर स्क्वायर बाई 2, ये टॉर्क अपॉन आई, ये इंटू टी, एक इक्वेशन ये आ गया। अब हम यदि ये जानना चाहते हैं कि जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हुआ उस समय वेलोसिटी क्या होगा, उस समय वेलोसिटी क्या होगा, उस समय वेलोसिटी क्या होगा, ये जानना चाहते हैं। प्योर रोलिंग जब स्टार्ट होगा, शुरू वाला वेलोसिटी है यू। तो दो इक्वेशन जो आपके पास है, इनसे किसको एलिमिनेट कर दीजिए? एफ के इंटू टी को एलिमिनेट कर दो। सर एफ के इंटू टी को कैसे एलिमिनेट करोगे? ध्यान से देखो, प्योर रोलिंग के लिए ओमेगा क्या लिखते हो भाई यार?
और आउट हो ट्वाइस के बाई एम आर, और वैल्यू कहां से उठा के ले आओ, इक्वल्स टू ट्वाइस बाई एम, एफ के टी का वैल्यू उठा के चले लेकर के चले आओ वी एफ के टी का वैल्यू यू वी इंटू एम, एफ के टी के बदले ले आओ, वो वहां मत लिखो, नीचे लिख दो, इसको हटाओ। एफ के टी के बदले लिख रहे हैं u माइनस वी इंटू एम, यहाँ m और m चला गया, 3v आ गया, और v का वैल्यू आ गया u बाय 2u बाय 3। यही तो हम ढूंढ रहे थे कि जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हुआ उस समय वेलोसिटी कितना होगा, तो जो शुरू में फेंकते वक्त था उससे कम, 2u बाय 3। तो यहां आपने क्या यूज किया है, पहले देखा ट्रांसलेशन काइनेमेटिक्स, मतलब ट्रांसलेशन का काइनेमेटिक्स, ट्रांसलेशन का काइनेमेटिक्स, फिर आपने किसका देखा, रोटेशन का काइनेमेटिक्स, फिर आपने किसको यूज किया, रिलेशन को, रिलेशन v इक्वल्स टू ओमेगा, ट्रांसलेशन, रोटेशन और फिर रिलेशन, और आपको म्यू नहीं भी दिया गया तो भी आप रिजल्ट तक पहुंच गए। सर मेरे नहीं आया, अरे तो कौन से बड़ी बात हो गई, फिर से देखो, ये यहाँ पर है रिंग और आपने थ्रो कर दिया V नॉट से, और यहाँ प्योर रोलिंग स्टार्ट होने वाला है, क्यों, यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। अब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट लिख दिया मैंने, प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, तो यहाँ अचानक से जो ये V और ओमेगा होगा उनमें एक रिलेशन प्रकट हो गया, दोनों बराबर हो गए, जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे आ गया, F काइनेटिक गायब हो गया, ये टाइम t0 है और ये टाइम t है, डिस्प्लेसमेंट s है, काइनेमेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स, ट्रांसलेशन वाला v इक्वल्स टू v नॉट माइनस एफ के बाई एम टी, ओमेगा इक्वल्स टू 0 प्लस अल्फा टी अल्फा एफ के इंटू आर बाई आई एम आर स्क्वायर इंटू टी, इन दोनों में रिलेशन यूज कर रहे हैं, ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग। अब इसको तीनों को यूज करो, ओमेगा के बदले v बाई आर के बदले एफ के टी बाई एम आर, ये आर और आर चला गया, v के बदले हो गया वी एम हो गया एफ के टी। अब इक्वेशन 1 में ले जाके रख दो, v इक्वल्स टू वी नॉट माइनस एफ के टी के बदले एम वी बाई एम, एम एम कट गया, ट्वाइस v हो गया वी नॉट, फाइनल v आ गया वी नॉट बाई 2। ये जो तरीका आपने देखे, इसका एक शॉर्टकट देखो, ये रिंग है और ये यहां आकर के प्योर रोलिंग स्टार्ट हुआ, ध्यान देना, प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। अब यहां गौर करो, ये जो फिक्स है ये ओ पॉइंट से गुजर रहा है, टॉर्क अबाउट ओ क्या हो गया, 0, नॉर्मल और mg का टॉर्क एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण वो भी कैंसिल आउट हो गया, तो नेट टॉर्क 0 आ गया ओ के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ड्यूरिंग द मोशन नहीं बदलेगा, तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और एंगुलर मोमेंटम फाइनल ये बराबर कर दो, इनिशियल कितना है mv नॉट r और बाद में कितना है mv r प्लस mr स्क्वायर ओमेगा दैट इज v बाई r, ये mv नॉट r हो गया ट्वाइस mv r, और यहां से सॉल्व कर लो, v हो गया v नॉट बाई 2, यही तो आपने पंगेल काइनेमेटिक्स लगा के
लफड़े पे पाल के आंसर तक पहुंचे हैं। इतना मेहनत एक लाइन में आंसर तक पहुंचा देगा आपको। यदि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करते हैं और एंगुलर मोमेंटम लिखना आपको वाकई आता है तो काम बन गया। यदि ये रिंग नहीं होकर के डिस्क होता, यदि डिस्क होता और आप भी से थ्रो करते नॉट से, और आप यहां कहीं प्योर रोलिंग स्टार्ट होता देखते, तो प्योर रोलिंग स्टार्ट होता देखते तो V और ओमेगा R बराबर होता, ये Y ये X, और ये L अबाउट O इनिशियल, L अबाउट O फाइनल, L अबाउट O के अबाउट L देखते तो MV नॉट इंटू R, केवल ट्रांसलेशन, और बाद में ट्रांसलेशन भी देखते और रोटेशन भी देखते, ट्रांसलेशन MVR और रोटेशन MR स्क्वायर बाई 2, प्योर रोलिंग V बाई R ओमेगा के बदले। ये चेक कर लीजिए 3/2 MVR, ये किसके बराबर हो गया, MV नॉट R, और सॉल्व करके देखिए V कितना आ गया, 2V नॉट बाई 3। तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी यूज कर सकते हैं, और इंटेलिजेंट बच्चे यही यूज करते हैं। और एवरेज जिनमें एंगुलर मोमेंटम की ताकत नहीं है, मजना है, तो उनके लिए कैटेक्स वाला आइडिया, ट्रांसलेशन रोटेशन में और आइडिया यूज तीनों सॉकर टाइम पूछ तो कोई मैथ यूज कर सकते हो भी निकालने के बाद। जो मैथमेटिक्स और आगे हैं तो HC वर्मा के 80-85 बीच के क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। आपको यदि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आता है तो बड़े प्यार से बन जाते हैं, और ये बहुत टफ आइडिया एक तरह से कहलाता है। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का मुझे जहां तक याद आ रहा है 35 से 45 के बीच में बहुत से मिलेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का आइडिया, वहां भी है बहुत से। तो फिलहाल वो HC वर्मा की मीनिंग मैंने बात की। तो एंगुलर मोमेंटम को समझना आप केवल सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक काम तो ट्रांसलेट सेंटर ऑफ मास के R क्रॉस P, रोटेशन ऑफ मास के लिए I ओमेगा, उन दोनों इकट्ठा। हाँ, जिन लोगों के समझ में आ गया है, दोनों में से कोई एक भी मेथड समझ में आ गया तो, दोनों में एक भी मेथड समझ में आया हो तो प्लीज हैंड रेज करें। बहुत बढ़िया। अंश, माइसा, कृतिका, आदित्य, रिद्धिमा, सोम, सौमिल, पलक, केतव, शिवेंद्र, कुशल, कार्तिक, वेदांत, दिव्यांशु। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और अब इसमें आगे भी यही एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे ही काम करना होगा अगले टर्न पे। और आप मैक्सिमम क्वेश्चन रोटेशन के अब ट्राई कर सकते हैं, जिनमें भी आपके कष्ट ज्यादा हो कम हो, आइडिया अभी तक का जितना है वही उन्हीं से आप निकाल लेंगे अपने क्वेश्चन को। एक्सेप्शनली 0.0001% के क्वेश्चन के लिए एक आइडिया और एक्स्ट्रा ऐड होगा, वो भी नेक्स्ट बाय बाय। थैंक यू सर। आपको कुछ कहना था, बोल रहे थे। हाँ, क्या बोल रहे थे, बोल फिर से। बीच में कोई बोलते हुए रुक गए थे, तो एक बार फिर से बोलें, मैं सुन नहीं पाया क्या कहना चाहते हैं आप। चलिए, नहीं कुछ कहना है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्न पे। फिर आप लोग HC वर्मा उठाइए, 10 क्वेश्चन पहले ट्राई करिएगा, लास्ट के 10 क्वेश्चन HC वर्मा में एक्सरसाइज के, रोटेशन के एक्सरसाइज के, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, और शुरू वाले 20-30 तो आप पहले ट्राई चुके होंगे वाले सारे,
30 से 35 के बीच, 35 से इसके बीच वाले भी ट्राई कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। और वो 45 से 60 के बीच वाले के लिए थोड़ा सा आइडिया अगले लेक्चर